इसकी झिझक पर मेरा इसरार बढ़ गया। वो मुझे हालात से पूरे तौर पर बाखबर रखने से गुरेज कर रहा था। आखिर मेरे इसरार पर वो बोला, मुक़द्दस जाबिर, एक नायब की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हें ऐसे हालात से लाइल्म रखूं जो तुम्हारी परेशानी का बाइस बन सकते हैं, मगर ये लाइल्मी मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती है। मुझे सब कुछ बताओ। अब्बालेश की ज़िंदगी अपने आका के लिए वक्फ है। जब भी कोई ऐसा मौका आया, अब्बालेश तुम्हें क़ब्ल अज़ वक्त हालात से बाखबर कर देगा। तुमने कालारी को ख़तरे से आगाह क्यों नहीं किया? मैंने इससे कहा था और वो खुद मुझसे बेहतर जानता था, लेकिन शायद इससे बरगुज़ीदा ताकतें रूठ गई थीं। हर तरकीब बेकार साबित हुई। बालेश ने जवाब दिया, ठीक है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि वो बात क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अब बालेश मेरी बात सुनकर किसी गहरी फिक्र में गलता हो गया। चंद लम्हे वो किसी ज़हनी इंतशार का शिकार रहा, फिर कहने लगा, ए मुक़द्दस आका, तुम पुरा काबिला की बरकतें नाजिल हों। मैं अभी ये राज सीने में फिन रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हुक्म से सरताबी मुमकिन नहीं है। दरअसल सरंगा और सरिता ने शोइल्ला से गठ जोड़ कर लिया है। सरंगा शोइल्ला के यहाँ मेहमान है। शोइल्ला का नाम सुनकर मुझे समोराल की बातें याद आ गईं और फलोरा की याद भी ताज़ा हो गई। फलोरा जिसकी खातिर ये तमाम मसाइब मुझ पर टूटे थे, किस्मत ने कहाँ से लाकर कहाँ फेंक दिया था। हालात के तहत मैं फलोरा के लिए कुछ ना कर सका, मगर अब जबकि मेरा और शोइल्ला का रुतबा मसावी था, मेरे लिए ये ख्याल ही नाकाबिल बर्दाश्त था कि फलोरा किसी और की कैद में हो। मेरे चेहरे पर जलाल के आसार देखकर अब्बालेश ने कहना शुरू किया, आका, शोइल्ला तुम्हारी सरदारी के जश्न में शरीक नहीं हुआ था। इसने तुम्हारा ये ओहदा खुश दिली से कबूल नहीं किया। तुम्हारी वजह से इसकी दो खूबसूरत दाश्ताएं तोशा और नीरी मौत की भीन चढ़ गईं। अगर तुम्हारे पास मुक़द्दस जारा काका की खोपड़ी ना होती तो वो तुम्हें कभी का अपने इताब का निशाना बना चुका होता। अब शोइल्ला ने सरंगा को अपने मकसद के हुसूल का जरिया बनाया है। सरंगा के पास एक देवी की ताकत मौजूद है जिसने सरिता को कालारी की हवस से बचाया था। सरंगा शोइल्ला के करीब रहकर यहाँ की काली ताकतों का राज जाना चाहता है। शोइल्ला अपनी मक्कारी से काम लेकर सरंगा को इस बात पर उकसाना चाहता है कि वो तुम्हें बलाक करके तुम्हारे बजाय खुद बस्ती की सरदारी का शर्फ हासिल करे। साथ ही वो सरंगा की देवी की ताकत का राज जाना चाहता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो अजीम कुव्वतों का मालिक बन जाएगा। अब बालेश, मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है, वाला का ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। मैं चाहता हूं कि फलोरा को शोइल्ला से छीन लिया जाए। रहा सरंगा का मसला तो मैं इस हिंदी बूढ़े को समझ लूंगा। मैंने गुस्से से कहा, आका, अब बालेश मेरा फैसला सुनकर परेशान हो गया। अपना ये इरादा दिल से निकाल दीजिए। शोइल्ला की सरकोबी फी और हाल मुमकिन नहीं है। वो अपने जिस्म पर बेशुमार आंखें रखता है। इस पर मुक़द्दस अकुबला का साया है। अगर बस्ती की हदबंदियों की खिलाफ वर्जियों का खौफ ना होता तो शोइल्ला अब तक तुम्हारे नज़दीक पहुंच चुका होता। मैं शिवाला से मिलना चाहता हूं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इसे फलोरा को हर कीमत पर मेरे हवाले करना होगा। फलोरा के लिए किसी मुनासिब मौका का इंतजार करो। हालात अभी तुम्हारे हक में साजगार नहीं है। जब तक अजीम अकुबला तुम्हें मुलाकात के शर्फ से सरफराज नहीं करती, इस वक्त तक तुम्हें हर कदम पर मोहतात रहना होगा। मुक़द्दस अकुबला से मुलाकात की क्या सूरत हो सकती है? मैं इसे देखने के लिए मुस्तरिब हूं। मैंने इसकी अज़मत के बारे में इतना कुछ सुना है कि अब इश्तियाक और ज़्यादा हो गया है। मैंने तेज़ी से कहा, इस सिलसिले में काहिन आज़म भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो अपनी मर्ज़ी की मुख्तार है। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वो बस्ती के सरदारों को अपने दीदार की इज़्ज़त ज़रूर तक़सीम करती है। अब बालेश के जाने के बाद मैं कुछ और ना सोच सका। सरंगा और शोइल्ला की साज़बाज़ के इंकिशाफ ने मेरा खून और गरमा दिया। दानिशमंदी का तकाजा ये था कि मैं समोराल और अब्बालेश के मशवरों पर अमल करूं, लेकिन शोइल्ला का कांटा दिल से नहीं निकलता था। मैं इस जजीरे पर अपने साथ एक दूसरे वहशी और गैर मुहज़्ज़िब शख्स की बर्तरी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। 2 रोज़ तक मैंने अपनी झोंपड़ी से बाहर कदम नहीं निकाला। तीसरे रोज़ में बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो तरुम अब्बालेश की तरह नासे बनकर सामने आई। इसने शोइल्ला का ख्याल दिल से निकाल देने का वही फरसूदा मशवरा दिया जो मेरी चढ़ बन गया था।
اس نے مجھے शोइल्ला की ताकत से खौफ ज़दा किया, लेकिन मैं शोइल्ला को कोई मोहलत देना नहीं चाहता था। जब से फलोरा का ख्याल आया था, सुकून मफकूद हो गया था। मैंने तरुम को फलोरा के सिलसिले में तमाम सरगुज़श्त सुनाई, फिर भी वो मिस्र रही कि मैं शोइल्ला के सिलसिले में बेसब्री से काम ना लूँ। आखिर हम दोनों में ये तय पाया कि हम शोइल्ला को अपनी बस्ती में मदऊ करें। इस तरह इसकी नफ़रतें और अज़ाइम जाने का हमें एक मौका मिल जाएगा, और अगर बात आगे बढ़ी तो इससे फलोरा की वापसी की भी दरख्वास्त की जाएगी। तरुम और अब्बालैश ने मुझसे ये वदा लिया कि मेरी बस्ती में शोइल्ला की आमद पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसे अजीम मेहमान की तरह खुश आमदीद कहा जाएगा और खुश दिल्ली से रुखसत कर दिया जाएगा, क्योंकि अकुबला के जजीरे पर मेहमानों के साथ फियाजाना सलूक करना चाहिए। अगर कोई उसके बरअक्स करता है तो अकुबला इससे नाराज़ हो जाती है। मैं मुतमईन था कि मैं अपनी गुफ्तगू और सियासी सूझबूझ मदबर और एक बरतर तहजीब के परवरदा शख्स की हैसियत से शोइल्ला को ज़ेर कर लूँगा। जब से मैंने सरदारी की मसनद संभाली थी, मेरा जहन खुद ब खुद मैकानिकी अंदाज में सियासी पहलुओं पर गौर करने लगा था। अपने इक़्तिदार की मजबूती के लिए मंसूबा बंदी, कबीले के उभरते हुए नौजवानों पर कड़ी नज़र रखना, रियाया से एक ख़ास किस्म की दूरी बरकरार रखना, अपने अज़ाइम के बारे में राजदाराना तौर तरीक़ बरतना मेरे मामूलात थे। मेरा ख़याल है जब आदमी को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो खुद ब खुद इस के मुताल्लिक़ दूर रस बातें सोचने लगता है। मुझे खुद अपने दीनी तग़य्युर पर हैरत थी। ये बुर्दबारी, ये संजीदगी, ये वक़ार, ये सिफ़ात मेरे यहाँ कभी ना थी। दूसरे दिन शाम को जब मैं झोंपड़ी मैं बैठा शोइल्ला की आमद का मुंतज़िर था, मेरा मुहाफ़िज़ बंदर का हुआ छिलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और दोनों हाथ उठाकर बाहर की जानिब इशारा करने लगा। इसकी हरकत में इस्तरार था। मैं अभी बाहर जाने का इरादा कर रहा था कि अब्बालैश अंदर दाखिल हुआ और दोनों हाथ गर्दन पर बांध कर दोजानू हो गया। मुक़द्दस जाबिर, मुक़द्दस शोइल्ला तुमसे मुलाकात के लिए बाहर मौजूद है। शोइल्ला, मैं एक झटके से अलिफाटे खड़ा हुआ। वो तन्हा है या कुछ और लोग भी उसके साथ हैं? मुक़द्दस शोइल्ला तन्हा है, मेरे आका अब्बालैश ने जवाब दिया। इसे इज्जत से अंदर ले आओ। फिर मैंने ताली बजाई। कनीज़ों का एक हुजूम कमरे में जमा हो गया। मैंने उनसे शराब लाने के लिए कहा और एक कनीज़ से इस रक़्स की फरमाइश की जो मैंने इसे बतौर ख़ास सिखाया था। अब्बालैश आहिस्तगी से अलिफाटे और अलिफाल्टी कदमों झोंपड़ी से बाहर निकल गया। काहू उछल कर मेरे कांधों पर बैठ गया। तरुम मेरे करीब मौजूद थी, वो उठकर अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद जब अब्बालैश अंदर दाखिल हुआ तो उसके साथ मेरा हरीफ शोइल्ला तमाम तर नखोतों, तमाम तर एहतिशाम और रौनत से मौजूद था। मैंने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए हकारत का जज्बा महसूस किया। इसकी एक एक हरकत इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो खुद को मुझसे बढ़तर समझ रहा है। इसका बर्ताव एक हम रुतबा सरदार के शायान शान नहीं था। मेरा गर्म खून एक ही इशारे में अपने इसकीना खसलत दुश्मन को हलाक करने के लिए खोलने लगा, लेकिन समोराल तरुम और अब्बालैश की हिदायतों ने मुझे सर्द रखा। मेरे कमरे की ज़ेबाइश देखकर मुस्कुराहट इसके लबों पर छा गई और उसने मेरी कनीज़ों के ताइफे की तरफ दिलचिप्स की निगाह से देखा। मैंने रक़्स करती हुई कनीज़ को इशारा किया कि वो शोइल्ला की खिदमत में शराब पेश करे, और उसने रक़्स करते हुए शोइल्ला को एक जाम पेश किया। जवाब प्याल के बिस्तर पर बैठ गया था। इसकी कीना तूज़ नज़रें अब मेरे चेहरे पर कुछ तलाश कर रही थीं। एक अजनबी उसके जजीरे में इसका हम रुतबा बन गया था। जाहिर है ये तल्ख घूंट इतनी आसानी से इसके हल्क से नहीं उतर सकता था। अब्बालैश हाथ बांधे खड़ा रहा। कहो मेरे कांधे पर सहा हुआ बैठा था। शोइल्ला की आमद के बाद इसने उछलना कूदना बंद कर दिया और शोइल्ला के जिस्म पर लहराते हुए हशरात अलर्ज से खौफज़दा होने लगा। मुक़द्दस शोइल्ला, मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैं एक सरदार की हैसियत से तुम्हें अपनी बस्ती की हुदूद में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे तुम्हारी सरदारी की इत्तला मिल गई थी मुक़द्दस जाबिर, शोइल्ला ने पेशानी पर बिल डालकर कहा, लेकिन मैं जंगल में अपनी मसरूफियत के सबब तुम्हारे जश्न में शरीक ना हो सका। बहरहाल मुझे खुशी है कि अब तुम यहाँ आए हो। हमारे दरमियान जो तल्खियाँ पैदा हो गई थीं उन्हें अब नज़रअंदाज कर देना चाहिए और नए सिरे से दोस्ती की तजदीद करनी चाहिए। अब हमारा दर्जा मसावी है। मैंने नपे तले अल्फाज इस्तेमाल किए। हाँ, शोइल्ला ने ज़हरखंद से कहा। जजीरा तोरी में ये इनकलाब हैरत अंगेज़ है, मगर मेरा ख्याल है ये वक्ती बातें हैं,
क्या तुम्हें कालारी की जगह मुझे मसनद नशीन देखकर खुशी नहीं हुई? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। शोइला ने शुरू ही में मफातुरत की फिजा पैदा कर दी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जुबान पर काबू पा रहा था। मुकद्दस अकुबला मोहतरम है, इसके फैसलों पर कोई नुक्ता चीनी नहीं कर सकता, शोइला ने खुश्क आवाज में कहा। फिर मेरे चेहरे पर निगाहें जमाए हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ किस मकसद से दावत दी है? मैं जजीरे तोरी के एक सरदार से मुफाहमत पैदा करना चाहता हूँ। हम दोनों में इत्तेफाक व इत्तेहाद रहे है तो ये जजीरे की भलाई होगी। मैं तुमसे चंद अहम बातें करने का मतमन्नी था, मैंने सिफारती अंदाज में कहा। ये तो ठीक है। शोइला की नफरत में कमी नहीं आई। मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें इसकी अहमियत का एहसास जल्द होने लगा। जो बातें बाहमी मशवरों से तय हो जाएं वो बेहतर रहती है। मैं पैंतरा बदल कर बोला, तुम शोइला से किस किस्म के मशवरों के ख्वाहां हो? शोइला बेजारी से बोला, मैं मुअज़्ज़ज़ सरदार जाबिर को आगाह करता हूं कि शोइला इसे कोई मशवरा नहीं दे सकता। शोइला कहीं से भी बात शुरू करने का मौका नहीं दे रहा था। मैंने ठंडे दिल और सर्द लहजे में इसे शीशे में आतारने की कोशिश की, लेकिन इसका तौहीन आमेज रवैया नहीं बदला। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि इस सरकश से मुफाहमत नामुमकिन है। इस बेहुदा शख्स से अब दूसरे अंदाज में बात करनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ख्याल था कि वो मेरी दावत पर यहाँ आया है। मैंने रस्मी बातें बालाए ताक रख कर बरा रास्त असल मकसद की जानिब इशारा किया। मुकद्दस शोइला, मैं तुमसे फ्लोरा के मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहता था। फ्लोरा। शोइला इसका नाम सुनते ही अलिफाचेल कर इस तरह खड़ा हो गया जैसे इसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो शदीद गुस्से और नफरत के लहजे में बोला, मुअज़्ज़ज़ जाबिर, तुम्हें सरदारी के आदाब नहीं आते। मेरी मर्जी के बगैर मेरी शोशी दाश्ता का नाम लेकर तुमने मेरी तौहीन की है। तुम्हें अपने इस बेबाक रवैये की मुआफ़ी मांगनी होगी। शोइला पसंद नहीं करता कि इसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स मुखिल हो। ये एक सरदार की तौहीन है। मुकद्दस शोइला, फ्लोरा मेरी महबूब थी। तुमने ज़बरदस्ती अपनी ताकत और इक़्तिदार के बिल पर इसे अगवा किया था। मैंने हत्ता अल-इम्कान अपने तैश पर काबू पाते हुए कहा, फ्लोरा पहले सिर्फ मेरी महबूबा थी, लेकिन अब वो जजीरा तोरी के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की इज़्ज़त और वक़ार का मसला बन गई है। मैं चाहता हूँ ये मसला आसानी से तय हो जाए। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, फ्लोरा को मैंने इस वक्त हासिल किया था जब तुम इस जजीरे में एक कैदी की हैसियत रखते थे। हमने हमारी सरजमीन पर आने की गुस्ताखी की थी। मुकद्दस अकुबला मोहतरम है, इसके रहम व करम ने तुम्हें सरदारी बख्श दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम एक कदीम और मुअज़्ज़ज़ सरदार शोइला को इस तरह लिलकारों में सिर्फ फ्लोरा चाहता हो। क्या तुम इसे वापस करोगे? तुम्हारा जवाब नफ़ी में है। इसके सवा मुझे तुमसे कोई इनाद नहीं, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा हुआ हो। गैज़ और गज़ब की हालत में शोइला की गर्दन में राशा पैदा हुआ और उसके हल्क से अजीब किस्म की आवाज़ में निकलने लगे। मुझे एतमाद था कि मेरी बस्ती की हुदूद में वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका ये तमाम तैश और जलाल, ये हिकारत और नफरत बेसूद थी। चुनांचे मैंने तल्खी से इसे मुखातिब किया, हालात से तुम्हें सबक सीखना चाहिए। मुकद्दस शोइला, एक अजनबी तुम्हारी बस्ती का सरदार है। तुम्हारा वास्ता महज़िब दुनिया के एक फर्द जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर से है। शायद तुम गलती कर रहे हो। शायद तुम्हें इस वक्त एहसास हो जब पानी सर से ऊंचा हो जाए। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुतनब्बे करता हूं कि वो बख्ती के बजाय नरमी का रवैया इख्तियार करे। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, शोइला ने अपनी छाती पर हाथ मारकर कहा। उसके कड़े झुंझुना उठे। ये हस्ती के एक दूसरे सरदार शोइला के साथ दावत मुबाज़रत है। अकुबला की किस्म, आज तक किसी सरदार ने दूसरे सरदार से इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की। यहाँ खून रीज़ी होगी। मैं मुकद्दस अकुबला से कहूँगा कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे। और सुनो शोइला, सरंगा तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगा। वो हिंदी बूढ़ा गधा अपनी गरज से यहाँ आया है। मैंने शोइला को भिड़काने के लिए कहा, सरिता के मामले में तुम कुछ नहीं कर सकते। वो देवी जिसकी तुम तमन्ना कर रहे हो तुम्हारे हाथ नहीं आ सकती। तुम्हें कालारी के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए। मैंने शोला बयानी की। शोइला किसी चोट खाए हुए जख्मी शेर की तरह दे उड़ा। फिर इसने एक जस्त लगाई और मेरी झोंपड़ी से आना फाना निकल गया। मैं इसके ताकुब में बाहर निकला, लेकिन शोइला अपनी काली ताकतों के जरिए मेरी बस्ती की हुदूद से बाहर निकल चुका था। मुझे शोइला से गुफ्तगू करके मसरत हो रही थी।
झोंपड़ी में वापस जाते हुए अब्बालैश के सरासीमा और मतवैश चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो वो हकलाकर कहने लगा, मुक़द्दस जाबिर, तुमने शोइल्ला को छेड़कर तदब्बुर का सबूत नहीं दिया, वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है अब्बालैश। मैंने तेज़ और खुश्क लहजे में कहा, एक सरदार की हैसियत से मैं अपने फैसलों के लिए किसी के सामने जवाब दे नहीं हूं। शोइल्ला के सिलसिले में मैंने ये रवैया सोच समझ कर इख्तियार किया है। अब्बालैश ने मुझे हैरत की नज़रों से देखा, फिर मुअद्दिबाना वापस हो गया। मैं अपनी जगह मुतमईन था कि फलोरा के सिलसिले में शव्वाल से जो तल्खतुंद गुफ्तगू हुई है वो दूररस असरात की हामिल होगी। मैंने जो फैसले किए थे वो अपनी और ठोस चट्टानों की तरह अटल थे। झोंपड़ी के अंदर तरुम मेरी मुंतजिर थी, वो भी सख्त परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन इसने इस वक्त मुझसे नहीं कहा। गालिबन वो मेरे इरादों से आगाह हो चुकी थी, क्योंकि वो बहरहाल काहिन आज़म की बेटी थी। 2 रोज़ इसी तरह गुजर गए, कोई काबिल जिक्र वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। 2 रोज़ तक मुझे शोइल्ला को शिकस्त देने के वसाइल की तलाश करने में खासा वक्त मिल गया। मैंने सुकून से कई मंसूबे बनाए। इस अरसे में तरुम की हैसियत एक खामोश तमाशाई की रही। मैं महसूस कर रहा था कि वो किसी आने वाले खतरे की बो महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी कोई दिल जोई करनी मुनासिब नहीं समझी। तीसरी रात जब वो मेरे पहलू में दराज मेरे कुर्ब के एतमाद में थी, बोली, तुमने काहिन आज़म की हिदायतों पर अमल न करके अच्छा नहीं किया। मुझे डर है कि हालात फिर तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। मैंने एक कहकहा लगाया, ए जंगली दोशीज़ा, हमारे यहाँ शतरंज का एक खेल खेला जाता है। वो इस तमाशे से मुशाबे है जो इस जजीरे में हम दोनों के माबैन जारी है। तुम हरासा ना हो। हालात की करवटें हमेशा मनफी असरात मुरत्तब नहीं करती। खतरे मोल लिए बगैर जिंदगी में कामयाबी नहीं होगी। मुझे इजाज़त दो कि मैं कुछ कहूँ, तुम समझ नहीं सकते मुक़द्दस सरदार जो मैं देख रही हूँ, तरुम ने मेरे सीने में समाते हुए कहा। काश मैं तुम्हें काहिन आज़म की तरबियत याफ्ता बेटी होने के नाते कुछ बता सकती, क्या तुम्हें कोई खतरा लाहक है? मैंने तशवीश से कहा। अजीम कूत बरतर कुव्वते मुअज़्ज़ज़ जाबिर, तरुम ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, काश मैं तुम्हें कुछ बता सकती। मुझ पर अपने कबीले और एक सरदार की बीवी होने की हैसियत से कुछ बंदिशें आयद हैं। मैं वो हुदूद फलांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताऊंगी कि मुक़द्दस वो आगे कुछ ना कह सकी। इससे कबल कि वो कोई इंकिशाफ करती, इसकी आवाज़ हल्क में बैठ गई। फिर वो किसी मछली की तरह तड़प कर मेरे बाजुओं से निकली। इसे कोई खींच रहा था, कोई गैर मरी ताकत। मेरे बाजुओं के हल्के से निकलकर वो प्याल के बिस्तर पर शदीद कर्ब के आलम में तड़पने लगी, फिर साकित हो गई। मैंने इस दहशतनाक उफ्ताद पर धड़कते हुए दिल से इसकी नब्ज़ शोली, उसका तनफ़ुस जारी था। मैं तेज़ी से अलिफाटे कर बाहर की जानिब लपका। तरुम को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी, लेकिन मैं झोंपड़ी के दूसरे कमरे में पहुंचते ही ठिठक कर रुक गया। वो दोशीज़ा जोलेन मेरे सामने खड़ी थी, जो हसन में बेमिसाल थी और जिसे मैं एक गार में आग के शोलों की लपेट में गायब होते हुए देख चुका था। इसे दोबारा अपनी निगाहों के सामने जिंदा देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। जाबिर, जोलेन ने सर्द लहजे में मुझे मुखातिब किया, तरुम अपनी सज़ा को पहुंच गई है। वो आइंदा अपनी हुदूद फलांगने की हमाकत नहीं करेगी। इसकी सज़ा में रियायत की गई है। तरुम को सज़ा दी गई है। मैंने ताज्जुब से कहा, मगर किसकी तरफ से? मुक़द्दस अकुबला की तरफ से। मुक़द्दस अकुबला? मैंने हैरत से जोलेन को देखा। अकुबला का नाम सुनकर मीर अकलब सीने में कहीं मादूम होने लगा। मैंने दीवार का सहारा ले लिया और अपने मुंतशिर असाब यकजा करने की नाकाम कोशिश की। मुझे अपने असाब पर गुनूदगी तारी होने का एहसास होने लगा। मुक़द्दस अकुबला ने तुम्हें तलब किया है। मेरे साथ चुल्लू, ये जोलेन की आवाज़ का सिहर था, किसी पर असरार कुव्वत का करिश्मा के मैं आसाबी तौर पर बिल्कुल माऊफ हो गया। जोलेन का हिविला आहिस्ता आहिस्ता धुंधला हो रहा था। मेरी नज़रों के सामने हर तरफ धुंध ही धुंध पिछली हुई थी। मेरे कदम खुद ब खुद हरकत करने लगे, लेकिन इस धुएं में कोई चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही थी। मुझे अपने चारों तरफ धुंध के बादल फैलते हुए नजर आए और मेरे कदम मेरे इरादे के बगैर खुद ब खुद मुतहर्रिक हो गए। फिर ऐसा हुआ कि बसारत ने हर तरफ अंधेरा महसूस किया। कोई अजीब सिहर था, ना सफ़र की तकान थी, ना वक्त गुजरने का एहसास होता था। हाँ, मैं चल रहा था, ज़मीन पर नहीं।